आखिर क्या वजह है कि अमेरिका ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल यानी नियंत्रण नहीं देना चाहता? आज इसी कहानी को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा जो विवाद है वो एक्चुअली न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है ही, बल्कि सच पूछिए तो जो विवाद है उसका कारण है एक छोटा सा 30 किलोमीटर का स्ट्रेट जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दोनों देशों के बीच लड़ाई अब सिर्फ इस बात की नहीं है कि जहाज गुजरेंगे या नहीं, बल्कि इस बात पर है कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट पर कौन नियम बनाएगा और कौन नियम को इंप्लीमेंट करेगा। और यही विवाद यूएस ईरान सीज फायर को टूटने की कगार पर ले आया है। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि सालों से अमेरिका ने ईरान पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। ऐसे में ईरान के पास अमेरिका पर दबाव बनाने के जो काउंटर विकल्प है यानी काउंटर स्ट्राइक करने के जो ऑप्शंस हैं वो कम है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही वो सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट का साधन बन गया है जिसके जरिए ईरान अमेरिका से बेहतर डील हासिल करना चाहता है। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या भी है। अगर ईरान इस हॉर्मूज की स्ट्रेट पर दबाव बनाता है तो उसका नुकसान सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि खुद ईरान को भी उठाना पड़ता है। दरअसल दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और लगभग 20% ही एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी संकरे से समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। यानी हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल ऑयल इसी स्ट्रेट से गुजरता है। अगर यहाँ शिपिंग रुकती है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। और यही वजह है कि ईरान इस पतली सी स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग पावर मानता है। युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद ईरान ने इस पूरी स्ट्रेट में माइंस बिछा डाली। कई कमर्शियल शिप्स पर हमले हुए और शिपिंग ट्रैफिक में लगभग 95% तक गिरावट दर्ज करी गई। यानी 20 में से 19 शिप्स ने यहां जाना बंद कर दिया। शिपिंग इतनी कम हुई तो इसका असर ईरान की अपनी ऑयल इकोनॉमी पर भी जबरदस्त पड़ा। ईरान का खुद का क्रूड ऑयल जो पहले इंटरनेशनल बेंचमार्क से करीब $3 प्रति बैरल कम पर बिकता था, अब लगभग 20% डिस्काउंट पर बिक रहा है। यानी जो $3 का डिस्काउंट था वो $15 से $20 हो गया अब डिस्काउंट। इतना ही नहीं, मई के महीने में ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट में 90% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करी गई, जिससे पहले से ही दबाव झेल रही और युद्ध झेल रही उसकी अर्थव्यवस्था पर संकट और काला और गहरा हो गया। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान की सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि वो ईरान की सबसे बड़ी मजबूरी भी है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की असली वजह है क्या? इसके लिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ज्योग्राफी थोड़ा भूगोल समझना होगा, क्योंकि पूरा विवाद इसी नक्शे यानी मैप से शुरू होता है। इस मैप को ध्यान से देखिए, सब कुछ यहीं छिपा है। युद्ध शुरू होने से पहले लगभग सभी कमर्शियल शिप्स इसी बीच वाले इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहे थे। आने वाले जहाज एक लेन से गुजरते थे और बाहर जाने वाले दूसरी लेन से, यानी दोनों लेन टकराती नहीं थी एक दूसरे से। यही रूट कई दशकों से दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे व्यस्त मैरीटाइम कॉरिडोर में से एक था। लेकिन 28 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच वाले हिस्से में नेवल माइंस बिछा दी। कई कमर्शियल शिप्स को रेडियो वार्निंग देनी शुरू कर दी और धीरे धीरे शिपिंग कंपनीज ने इसी बीच वाले रूट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसके बाद सीजफायर के दौरान ईरान ने शिपिंग के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश करी। अब यहाँ इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को भी समझना बेहद जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएनसीएलओएस के अनुसार हर कोस्टल कंट्री को अपने तट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 22 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर टेरिटोरियल सी का अधिकार प्राप्त है। इस 12 नॉटिकल माइल्स के भीतर यानी 22 किलोमीटर के भीतर उस देश की सुवरेनिटी लागू होती है और सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी देश की होती है। वापस आते हैं मैप पर। मैप को देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का उत्तरी हिस्सा ईरान के टेरिटोरियल वाटर में आता है, जबकि दक्षिणी हिस्सा ओमान के टेरिटोरियल वाटर में स्थित है। यानी उत्तर की तरफ जो ब्लू यानी नीले रंग का हिस्सा है वो ईरान के 22 किलोमीटर के दायरे में आता है, यानी वो ईरान की सुवरेनिटी में आता है। और नीचे का जो 22 किलोमीटर का एरिया आता है वो जो लाल से इंगित है वो है ओमान का सुवरेन टेरिटरी। यानी ईरान नॉर्थ में, ओमान साउथ में, ईरान नीला और यहां पर ओमान लाल। समझ गए? ईरान कह रहा है कि कमर्शियल शिप्स उसी नॉर्दर्न यानी ये जो नीला वाला कॉरिडोर है उसका इस्तेमाल करें और उसके टेरिटोरियल वाटर के भीतर रहे, यानी कि ईरान के सुवरेनिटी के अंडर रहे। ईरान का लॉजिक है कि अगर उसकी नेवी इस पूरे इलाके की सुरक्षा कर रही है तो जहाज भी उसी रूट से गुजरेंगे जिससे ईरान सुरक्षित घोषित करे और ईरान की सुवरेनिटी हो। लेकिन अमेरिका को यह व्यवस्था स्वीकार नहीं है। यूएस नेवी ने कमर्शियल शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दक्षिणी हिस्से में यानी लाल वाले हिस्से में जो ओमान के टेरिटोरियल वाटर के पास है वहां से बने शिपिंग कॉरिडोर से एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका का कहना है कि यह रूट ज्यादा सुरक्षित है और इंटरनेशनल शिपिंग को ईरान की अनुमति की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहीं से शुरू होता है टकराव। एक तरफ ईरान है जो कह रहा है जहाज उसके बजाय रूट पे गुजरेंगे, उसकी नेवी के अंडर गुजरेंगे और नीले वाले हिस्से से गुजरेंगे ताकि वो उसकी सुवरीन एरिया से जाएं। और दूसरी तरफ है अमेरिका जो लगातार कह रहा है कि आप नीले वाले हिस्से से नहीं, आप दक्षिण वाले हिस्से से जाएंगे, लाल वाले से जो ओमानी कॉरिडोर है। यही कारण है कि हाल के दिनों में जिन कमर्शियल टैंकर्स पर हमले हुए उनमें से अधिकतर वही जहाज थे जो अमेरिका की सुरक्षा लेते हुए ओमानी रूट यानी लाल वाले रूट से गुजर रहे थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ईरान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल अब तक अमेरिका और ज्यादातर मैरीटाइम पावर्स का तर्क यही रहा है कि कमर्शियल शिप्स किसी एक देश के टेरिटोरियल वाटर में नहीं बल्कि इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर से गुजरते थे। और यही वजह है कि ईरान के पास उनसे ट्रांजिट फीस या कोई टोल लेने की कोई कानूनी आधार नहीं बनता।
लेकिन अगर भविष्य में ज्यादातर कमर्शियल शिप्स नीले वाले हिस्से से गुजरे, यानी ईरान के टेरिटोरियल वाटर यानी 22 किलोमीटर ईरान के तट से दूर वाले हिस्से में गुजरे, तो तेहरान की दलील ये हो सकती है आगे चल के कि इस पूरे शिपिंग कॉरिडोर की सुरक्षा और प्रबंधन ईरान कर रहा है, और इसलिए उस स्थिति में भविष्य में वो एक ट्रांजिट फी या सर्विस फी या जिसको टोल लोग बोल सकते हैं, उसकी दावेदारी उसकी मजबूत हो सकती है। यानी आज की लड़ाई सिर्फ शिपिंग रूट्स की ही नहीं है, बल्कि भविष्य में उस रूट पर अधिकार और नियंत्रण और इवेंचुअली टोल लेने के अधिकार को स्थापित करने की है। लेकिन एक सवाल और है, अगर अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं देना चाहता, तो फिर उसने ईरान के साथ ये इंटरिम एमओयू जो साइन किया है वो ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब हाल में शायद गलती से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने खुद दे दिया। एक टीवी इंटरव्यू में जेडी वैंस ने कह दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें इस एमओयू का इस्तेमाल दुनिया की ऑयल इकोनॉमी को फिर से स्टेबल करने और ग्लोबल ऑयल स्टॉक्स को दोबारा भरने और समय खरीदने के लिए दिया है। इसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where they hand it. यानी अमेरिका का मकसद ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल देना शुरू से ही नहीं था, बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई को कुछ समय के लिए सामान्य करना था, ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स फिर से स्थिर हो सकें और ग्लोबल ऑयल इन्वेंटरीज दोबारा भरी जा सके और सप्लाई चेन पर दबाव एटलीस्ट टेम्परेरीली कम किया जाए। लेकिन यही इकलौती वजह नहीं है। पिछले कई महीनों की लड़ाई में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने के लिए बड़ी संख्या में बेहद महंगे अमेरिकन एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया, जैसे पेट्रियट, थर्ड, डेविड स्लिंग एंड सो ऑन। ऐसे में कुछ समय अगर तनाव कम होता है, युद्ध थोड़ा सा रुकता है, तो अमेरिका को अपनी मिसाइल डिफेंस इन्वेंटरीज दोबारा भरने, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने और अगली संभावित लड़ाई के लिए तैयारी करने का मौका मिलता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इसके बाद एक और बड़ी बात कही, जो शायद इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। Well, first of all, I just want to be very clear here. Like, this is not going to end in a place where the Iranians are collecting tolls on ships going through the Strait of Hormuz. There's a lot of uncertainty because we don't know how the Iranians are going to behave, but that is just one thing that every country in the region, including Iran's own allies, say is unacceptable. That would be intolerable. Unpredictability, yes, because the Iranians are inherently unpredictable. Their government's very unstable. Yeah. But I don't think that is going to be a situation that exists. In fact, I feel quite confident that we're not going to have a tolled Strait of Hormuz in the future. यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि सीज फायर या इंटरिम एमओयू का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो भविष्य में ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने देगा। यही वजह है कि एक तरफ ईरान लगातार अपने टेरिटोरियल वाटर वाले रूट को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, यानी नीले वाले रूट को, और दूसरी तरफ अमेरिका कमर्शियल शिप्स को ओमानी कॉरिडोर से एस्कॉर्ट करके ये निर्देश दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मैरिटाइम चोक पॉइंट है। यानी आज की लड़ाई सिर्फ मिसाइल टैंकर या एयर स्ट्राइक्स की नहीं बची, असल लड़ाई दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी कॉरिडोर पर भविष्य में नियंत्रण की है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसकी कुल चौड़ाई 40 किलोमीटर भी नहीं है। यानी ऊपर का पूरा लगभग हिस्सा ईरान का आधा और आधा नीचे का हिस्सा ओमान का। लड़ाई में एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ अमेरिका की मैसिव नेवी है जो कह रही है हम एस्कॉर्ट कर लेंगे, दूसरी तरफ ईरान की नेवी तो काफी छोटी है, लेकिन ड्रोन्स और मिसाइल्स की जो तादाद है वो दिखा चुकी है कि उसकी मर्जी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना लगभग नामुमकिन है। इस पूरे असमंजस, युद्ध और आपसी रंजिश की लड़ाई में दुनिया की कमर्शियल जो शिपिंग लाइन है वो एक बार फिर से फंस चुकी है। लगातार कमर्शियल शिप्स पर अटैक हो रहे हैं और उसकी वजह से उनमें आग लग रही है। अगर आप किसी मर्चेंट नेवी के कैप्टन होते तो आपके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि आप उस विशाल मिलिट्री का बात माने जो अमेरिका है, जो कह रहा है कि हम आपको अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ लेकर के जाएंगे ओमान वाले रास्ते से, या फिर आप ईरान की बात सुने, क्योंकि ईरान की मिसाइल और ईरान के ड्रोन्स को रोकने की क्षमता तो अमेरिका अब तक नहीं दिखा पाया है। अगर आप एक मर्चेंट नेवी के कैप्टन होते, आप क्या करते? कमेंट्स में बताइए और अपने जो भी विचार हैं साझा करिए इस वीडियो के बारे में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपने इस वीडियो से क्या जाना और कौन से सवाल हैं जो अभी भी आपके मन में आ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज इसको हाइप करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें और ये जो तथ्य पर आधारित, रिसर्च पर आधारित रिपोर्ट है, ये ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में और भारत के बियॉन्ड भी जाने। धन्यवाद। जय हिंद।